जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट की हिंदी मीडियम में। एग्जाम पॉइंट हिंदी मीडियम में जो आपका है यह तीसरा सेट है। इसके बाद आपके आगे के सेट भेज दिए जाएंगे। आपको एक बात से अवगत करा दें कि आपके हिंदी मीडियम का जो नोट्स है वह तैयार हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का नोट्स हम उम्मीद करते हैं कि संडे तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी आज आपका थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे संडे, कल परसों में आपका इंग्लिश मीडियम का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक सप्ताह के अंदर आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। 20 तारीख से पहले हम आपको नोट्स कंप्लीट करके हिंदी मीडियम का प्रोवाइड करा देंगे। जूलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा किसका, बॉटनी के पोर्शन का। फिर बॉटनी का पोर्शन भी आपका 15 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो बताया गया है वह काम आपके साथ होगा, आप परेशान ना हो। और ये जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं इन्हें आप देखते रहें। एग्ज़ाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से आपको बता दूं, जो मित्र हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हों उन्हें एक भी पैसा पेड नहीं करना है। लेकिन जो मित्र हमारे पेड बैच में नहीं जुड़े हैं वो अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें 99 रुपया देना है। और हिंदी मीडियम के आपके 99 और इंग्लिश मीडियम का भी 99। यानी आपको एक बार जो है एक पार्ट के लिए, चाहे जूलॉजी के लिए चाहे बॉटनी के लिए, आपको 99 सेंड करना है। और दूसरे पार्ट के लिए, चाहे आप जूलॉजी समझिए चाहे बॉटनी समझिए, उसके लिए भी 99 देना होगा। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 100 प्रैक्टिस पेपर। 100 प्रैक्टिस पेपर के साथ 100 प्रैक्टिस पेपर आपको फ्री मिलेंगे। यानी 50 के हिसाब से जो हिंदी वाला होगा वो आपको फ्री हो जाएगा। इंग्लिश वाले का पे करेंगे तो हिंदी फ्री हो जाएगा, हिंदी का पे करेंगे तो इंग्लिश फ्री हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आपको 100 रुपये में हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट आज के बहुत आसान है। आज का एग्जाम पॉइंट इतना आसान है कि मतलब 50 में मुझे लगता है कि आपको 50 के 50 आ रहे हैं। लेकिन बस ये है कि सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम की शुरुआत है। तो यहाँ पे बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन रखे गए हैं और आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। कह रहा है जंतु किस लक्षण से पादप से मिलते हैं। देखिए, जंतु और पादप के जब लक्षण को हम मिलाने की बात करते हैं तो जंतुओं के कई ऐसे लक्षण होते हैं। जैसे आप कोशिका ले लें तो कोशिका के स्तर पे अगर हम बांटेंगे तो बंट जाएंगे। चूंकि प्लांट कोशिका में क्या पाया जाता है, बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है और एनिमल कोशिका में वैक्यूल की कमी पाई जाती है। वहीं पे अगर हम बैक्टीरिया की कोशिका करें तो वहाँ पे एयर वैक्यूल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पादप और कोशिका में दोनों में जो लक्षण मिलते हैं वह लक्षण मिलता है कि दोनों श्वसन करते हैं। आपको बता दें, प्रकाश जो पादप होते हैं या जंतु होते हैं दोनों में ऑक्सी श्वसन होता है। और यह ऑक्सी श्वसन कैसे होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ये 24 घंटे प्रक्रिया चलती रहती है। हम लोग उसको पढ़ें प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, जबकि श्वसन में पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। इस चीज को आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, जीवन का मूलभूत लक्षण है। जीवन में देखिए आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, जब आप 11th की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा जीवन का मूलभूत लक्षण मेटाबॉलिक क्रियाओं को दिया गया। लेकिन चूंकि ऑप्शन में जो है आपका जो पेपर में पूछा गया वहां पे के ऑप्शन में मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं रखी गई थी, बल्कि वृद्धि और प्रजनन रखा गया था। तो उसमें ये पूछा गया था कि दोनों सही हैं, एक सही है, दोनों नहीं सही हैं। तो आपका आंसर होगा दोनों सही हैं, वृद्धि और प्रजनन। हालांकि अगर इसमें ऑप्शन में रहे मेटाबॉलिक क्रियाएं तो आप उसी आंसर के साथ जाएंगे, वह आंसर आपका बहुत सही होगा। यह इस आंसर को आयोग के द्वारा सही माना गया, वृद्धि और प्रजनन को। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक हैं, यानी जंतु विज्ञान के जो पापा हैं वो पापा कौन है, उनके अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के पापा कौन है, अरस्तु हैं। विज्ञान के पापा कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु के बहुत सारे नाम आएंगे। इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया कैसी है, उपचयन प्रकार की प्रक्रिया होती है। श्वसन कैसी प्रक्रिया होती है, उपचयन प्रकार की प्रक्रिया होती है। सॉरी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी स्थापित करते हैं किसको, जीओम को। किसको स्थापित करते हैं, जीओम को। अपने जीओम को स्थापित करने का काम करते हैं पृथ्वी पर पाने जाने वाले सभी कौन, जीवधारी।
पृथ्वी पर जीवों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सूर्य पूरे पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत है। जैसे एक माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें जब पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो अपना ग्लूकोज बनाते हैं। उन ग्लूकोज को पौधे ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा नहीं कर पाते, अतः उनमें रूपांतरण कर देते हैं और स्टार्च के रूप में उन्हें इकट्ठा करते हैं। वही स्टार्च जंतु खाता है शाकाहारी। शाकाहारी जंतु को मांसाहारी जंतु खा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं तो दोनों को खा जाते हैं, और मनुष्य भी उसी को खाता है। यानी पूरी तरह से अगर सोर्स बात करें ऊर्जा का, तो ऊर्जा का सोर्स कौन है? सूर्य। अगर सूर्य ना होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ये पदार्थ नहीं बनते, और ये पदार्थ नहीं बनते तो फिर पादप और जंतु या इत्यादि का कोई रिलेशन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जीव जगत अपने आप स्वतः नष्ट हो जाता। चलिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने कोशिका के बारे में बताया था, और जिसमें इन्होंने कहा था कोशिका छोटे छोटे कंपार्ट से मिलकर के बनी होती है। कोशिका किसी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इन्होंने एक्चुअली में अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो है किसको खोजा था? कोशिका पेरिफेरी को खोजा था, चूंकि वह कोशिका सूख चुकी थी और उसमें साइटोप्लाज्म को इन्होंने नहीं देखा था। नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, और अगली पॉइंट आपकी आती है कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जंतु पादप से भिन्न होते हैं, मुख्यतः पोषण में। जंतुओं में स्वपोषी होते हैं, जंतु परपोषी होते हैं, जबकि पादप जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। तो पोषण की विधि के अनुसार जंतु और पादप स्वपोषी और परपोषी की क्राइटेरिया से अलग होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं परपोषी पौधे होते हैं, परंतु यहाँ पे ज़्यादातर की बात की जा रही है, अपवाद की बात नहीं की जाए। पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी और परपोषी प्रक्रिया के आधार पर जंतु और पादप अलग अलग होते हैं। चलिए, ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उतराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पानी की सतह पर उतराने वाले जीव को पेलाजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलाजिक नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। शब्द स्पीसीज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने किया था। किसने किया था? जॉन रे ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तो आप कहेंगे सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था, बोलिए जल्दी से, इन्होंने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। दो ही नाम नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया था? तो आप कहेंगे कार्ल लिनियस ने। किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था दो ही नामकरण पद्धति का सुझाव। एक प्रभाग डिवीजन फाइलम का निर्माण निम्न में के संयोग से होता है? वर्ग के। किसके संयोग से होता है? वर्ग के सहयोग से होता है। सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन होते हैं? तो सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के रचयिता होते हैं आपके लिनियस। जात वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे समान विकासी वंशजता पर आधारित होता है। किस पे? समान विकासी वंशजता पर आधारित होता है जात विकासी वर्गीकरण। उसके बाद आ जाते हैं कुछ दृश्य संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है कृत्रिम। कुछ दृश्य मतलब पौधे में या जंतुओं में कुछ बाहरी देखे गए भाग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो उन्हें हम लोग कौन सा वर्गीकरण कहते हैं? कृत्रिम टाइप का वर्गीकरण कहते हैं। वर्गक या टैक्सान क्या होता है? वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी अथवा इकाई के जीव समूह, ठीक है। वर्गक या टैक्सान क्या होता है? वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी अथवा इकाई के जीव समूह। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, जिसे अब राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, उपस्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है जो है भारतीय वानस्पतिक उद्यान, एक कोलकाता में, IBM। और उसके बाद हर्बेरियम सीट पर पौधों की ऊंचाई की सूचना नहीं दी गई होती। पौधों की जो है कहाँ से कलेक्ट किए हैं, नाम क्या है, कलेक्टर नेम क्या है, हिंदी में नाम क्या है, कॉमन नाम का है क्या है, ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन पौधों की ऊंचाई कितनी है इसके बारे में कोई भी कॉलम नहीं होता है। घोड़ा का गण क्या होता है? घोड़ा जो होता है पेराक्सोडेक्टाइला में आता है, तो पेराक्सोडेक्टाइला जो है घोड़े का क्या होता है? गण होता है। युगलीना में पर्णहरिम होता है, फिर भी जंतु मानते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कैसा काम करता है? परपोषी हो जाता है। जात वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे समान विकासी वंशजता पर आधारित होता है। जंतुओं के जलीय, स्थलीय, घरेलू, वायवीय तथा हानिकारक जंतुओं में वर्गीकरण है कृत्रिम। किस प्रकार का होता है? कृत्रिम प्रकार का होता है। उसका बाद आ जाएगा वर्गीकरण में जगत के ऊपर बनाए गए 3 डोमेन कौन है? वर्गीकरण में जगत के ऊपर बनाए गए 3 डोमेन होते हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। किन समूहों के बीच प्रोटिस्टा एक कड़ी है? किन समूहों के बीच प्रोटिस्टा एक कड़ी है? तो आप कहेंगे मोनिरा और बहुकोशिकीय जीवों के बीच में। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है?
लीनियस। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? लिनियम है। और उसके बाद आपका आ जाता 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? व्हिटेकर ने किया था 1969 ईस्वी में। वनस्पतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेटस। लीनियस का पादप वर्गीकरण होता है कृत्रिम हरी नीली शैवाल को रखा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है? तो आप कहेंगे यू बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया में। सॉरी। कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक होते हैं कवक। कोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक कौन होते हैं? कवक होते हैं। व्हिटेकर ने वर्गीकरण में किसे नहीं रखा गया? व्हिटेकर के वर्गीकरण में किसे नहीं रखा गया? तो आप कहेंगे विषाणुओं को नहीं रखा गया, वेरियांस को नहीं रखा गया, प्रायांस को नहीं रखा गया है। व्हिटेकर का वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे शरीर रचना के आधार पर आधारित होता है और तथा कोश की संरचना के आधार पर भी आधारित होता है। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कौन सा वर्णक कहते हैं? तो वर्णकी लवक कहते हैं। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा होता है? तो आप कहेंगे काइटिन होता है। कौन होता है? काइटिन होता है। वहीं पे आ जाते हैं यहाँ पे क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेटा और अवपंक कवक किस जाति में सम्मिलित होते हैं? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा में सम्मिलित होते हैं। निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवी विकास को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। और वायराइड विषाणुओं से भिन्न होता है क्योंकि इसमें बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणी दशाओं में भी पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे आद्य बैक्टीरिया, जिसे आप आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में पाया जाने वाला है डायटम्स। सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोआ से किस प्रकार अलग होते हैं? शिकार को पकड़ने के लिए पादाप का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टियस तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं: अमीबी प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ और परजीवी प्रोटोजोआ। डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है और यह डायटमोसियस मृदा का निर्माण करती है। वायरस में प्रोटीन मिलता है जबकि वायराइड में प्रोटीन नहीं मिलता है। वायरस में डीएनए या आरएनए मिलता है जबकि वायराइड में सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है। कवक जगत के 4 भागों में बांटा गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और कैसे होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की ओजक कड़ी। तो आज ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।